लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जो है वो 3-4 तरह के जो है वो आपको वहां पर जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं हम लोगों को। और सवाल में खास करके जो है वो कुछ नीतियों को लेकर के सवाल देखने को मिलता है, और प्रथम कोठी आदि जो बनाए विदेशियों ने आकर यहाँ पर, उससे संबंधित कुछ सवाल मिलता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ प्रमुख युद्ध भी हुए जो एक दूसरे को अलग अलग, जैसे कंपनी आई, डच कंपनी आई, फ्रेंच कंपनी आई, अंग्रेजी कंपनी आई, तो ये कंपनी जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके जो है अपना सुप्रीमेसी जो है वो बैठाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरह की जो कहानियां जो हुई हैं, उन चीजों को जो है आज हम लोग देखने का जो है वो प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है, या शुरुआत जो है इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है कि सबसे पहले जो है जो यूरोप होता है, यूरोप जो है वो इंडिया की ओर जो है वो व्यापार करने के लिए जो है वो आना चाहता है। इसमें दो व्यक्ति, एक वास्को डी गामा और एक जो हम लोग जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये दोनों जो है वो निकलते हैं भारत की खोज के लिए। भारत की खोज का मतलब ये नहीं कि भारत कहाँ है उसको खोजना, ये नहीं, वो भारत के सी रूट यानी व्यापारिक सी रूट को जो है वो ढूंढने के लिए जो है वो निकलते हैं, यानी कि ट्रेडिंग रूट, शॉर्टेस्ट ट्रेडिंग रूट खोजने के लिए जो है वो निकलते हैं। तो एक जो है वो कोलंबस होते हैं जिनको लगता है कि हम अगर वेस्ट की ओर चलते चले जाएंगे तो हम लोग इंडिया पा जाएंगे। उसी तरह जो वास्को ड गामा होते हैं वो जो है कुछ और आइडिया लगाते हैं और बोलते हैं कि हम केप ऑफ गुड होप होते हुए जो है वो अगर ईस्ट की ओर ट्रेड करेंगे तो हम जो है वो इंडिया पा जाएंगे। इन दोनों में कोलंबस साहब तो अमेरिका खोज डालते हैं, और जो है वो जो हमारे वास्को ड गामा साहब हैं वो भारत का जो है वो शॉर्टेस्ट रूट जो है वो खोज निकालते हैं। तो इसी तरह इसी एक्सपेडिशन, इसी व्यापारिक खोज के लिए जो है वो शुरुआत जो है होती है। हालांकि अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो भारत हमेशा से विश्व में एक ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। एंशियंट टाइम से जो है वो ट्रेड होता रहा है, लेकिन वो स्थल मार्ग से ट्रेड जो है वो मेनली हुआ करता था, जो कि हमारा सिल्क रूट हुआ करता था। अफगानिस्तान चाइना होते हुए जो सिल्क रूट हुआ करता था, वो सिल्क रूट के माध्यम से जो है वो हमारा ट्रेडिंग का काम जो है वो होता था। भारत में जो है वो नक्काशीदार पत्थर, स्टोन्स, भारत के मसाले, भारत का कॉटन, इस तरह की चीजें जो है वो चटाई, खास करके जो वेस्ट बंगाल और वर्तमान में जो बांग्लादेश का क्षेत्र है वहां के कालीन, कश्मीर का शॉल, ये सब जो है वो कुछ बहुत फेमस चीजें थी। हाथी दांत, सोरा, तो ये सब एंशियंट समय से जो है वो ट्रेडिंग होता रहा था। और जो यूरोपियन है, हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ठंडा प्रदेश है यूरोप, और वहां पे जो है वो मांस और जो नॉनवेज है उसको स्टोर करने को लेकर के जो है बहुत समस्या है, क्योंकि कुछ ऐसा सीजन या कुछ ऐसा महीना हुआ करता था जहां पे बर्फबारी होती थी और महीनों महीनों तक जो है वो धूप आदि या जो है वो बर्फबारी आदि जो है वो होते रहती थी। तो उनको जो है वो अपने प्रिजर्व जो मीट है या जो उनके फल सब्जी ये सब है, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए जो है वो मसालों की जरूरत पड़ती थी। और ये मसाला जो है वो इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर बोले हम लोग, जिसमें कि इंक्लूडिंग श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये पूरे क्षेत्र में जो है वो मसालों का, खास करके जो हमारा साउदर्न हिस्सा है उसमें जो है वो मसालों का जो है वो बहुत अच्छा व्यापार होता था। इसके साथ साथ अगर हम लोग ईस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो इंडिया और उस समय पाकिस्तान को भी कर लीजिए, और अफगानिस्तान को भी जो है वो लगभग इंक्लूड करिए, कांधार काबुल तक का क्षेत्र जो है वो इंक्लूड हुआ करता था। तो वहां पर इस बेल्ट में जो है वो केसर भी जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। और केसर जो है वो हम लोग जानते हैं कि ठंडा में गर्म रखने के लिए जो है वो शरीर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो है बहुत उपयुक्त चीज होता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो यूरोपियों को थी, और वो ट्रेड करने के लिए जो है वो इस ओर बढ़ते हैं। और यहीं से जो है इसी ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो शुरू होता है भारत की ओर आगमन। और उसके बाद आगमन आते 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 बहुत सारी कंपनियां आती हैं, कंपनियों का फॉर्मेशन होता है, और वो कंपनियां जो है वो आकर धीरे धीरे भारत में जो अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करती है, फिर वहां से यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है, फिर साम दाम दंड भेद तरह तरह के षड्यंत्र आदि को इस्तेमाल करके जो वो कभी आपस में लड़ती है, कभी भारतीयों से लड़ती है। ले देके अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी वो जो है वो भारत में अपना सुप्रीमेसी जो है वो स्टैब्लिश कर लेता है। लगभग 200 सालों तक यहाँ पर जो है वो शासन करता है, और उसके बाद की कहानी तो हम लोगों का भारत का इतिहास ही जो है वो कहलाता है। तो हम लोगों को जो है इसी क्रम में जो है वो आज देखना है कि यूरोपियों का जो आगमन हुआ था इसमें क्या क्या हुआ था, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो वास्को डी गामा का जो हम लोग जानते हैं आया था वो केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो साउथ अफ्रीका के नीचे हॉर्न है ना, उस को अफ्रीकन हॉर्न कहते हैं, उसके माध्यम से जो है उस रूट से जो है वो आता है और भारत के कालीकट आकर के जो है वो पहुंचता है। और ये जो है अपने साथ 3 जहाज लेकर आता है और इन जहाजों को लीड करता है अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रखिएगा कि वास्को ड गामा जो है वो, उसको एक गुजराती पायलट उनके नावों को जो है वो लीड करता है, यानी कप्तान रहता है, और वो लेकर आता है, कालीकट में पहुंचता है मई 1498 में, मई 1498 में। और यहाँ पर जो है वो, यहीं से भारत के एक नए शुरुआत, एक नए अध्याय की जो है वो शुरुआत जो है वो होती है। यहाँ पर जो है जमोरिन नाम के एक राजा रहते हैं, जो इनका जो है वो स्वागत करते हैं कि आओ भाई हमारे यहाँ ट्रेड करो। इनको क्या पता था कि स्वागत जो है भारत की गुलामी का जो है वो कहानी, इबादत जो है वो लिख देगा, लेकिन भविष्य में जाकर ऐसा होता है। तो यही जो है वो आते हैं, अब्दुल मजीद उनको, उनके शिप को जो है वो लीड करते हुए जो है वो आता है, और जो है जमोरिन इनका स्वागत करते हैं कालीकट में। और वो जो है एक अच्छा बिजनेसमैन भी होता है, वो पूरा मालाबार कोस्ट जिसको कहते हैं, वहां से जो है वो आता है और व्यापार जो है वो शुरू करता है। मेनली जो है वो मसालों का व्यापार जो है वो करता है। इसके बाद जो है वो पुर्तगाली लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और भी तरह का जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश जो है वो करने का जो है वो काम करते हैं। और भी जो ये आता है, वो जो वास्को ड गामा आता है, वो व्यापार जो करने आता है, वो उसका व्यापार जो है वो इतना प्रॉफिटेबल हो जाता है कि ऐसा बोला जाता है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि वो यहाँ से 60 गुना मुनाफा जो है वो कमाकर गया था, 60 गुना अधिक, 60 टाइम्स मुनाफा जो है वो कमाकर गया था। और इससे जो है और भी व्यापारियों को जो है वो मुनाफा जो है दिखा, प्रॉफिट जो है वो दिखा। और जो है वो एक बार फिर से जो है वो 1504 में जो है वो वापस भी जो है वो आता है, यही फिर से जो है वो व्यापार करने के लिए, और फिर जो है बहुत सारा जो है वो कमा के जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पुर्तगाली जो बिजनेसमैन होते हैं या जो भी वहां पर होते हैं, इससे वो लोग जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं। और इसके बाद जो है वो पुर्तगाली एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। तो ये अल्मेडा को जो है वो 1505 ईस्वी में, 1505 में जो है वो इसको गवर्नर बनाकर जो है, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय जिसको कहते हैं, वो बना करके जो है भारत भेजा जाता है। तो यह प्रश्न भी जो है वो कई बार पीटी में हम लोग को देखने को मिलता है कि पहला जो है वो पुर्तगाली वाइसराय जो है वो कौन था। तो पुर्तगाल का जो वाइसराय था वो फ्रांसिस दी अल्मेडा था। और अल्मेडा जो है एक बहुत आता है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कई बार कार्टेज व्यवस्था के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये डी अल्मेडा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। और अकबर जो है, जो उस भारत के शासक हुआ करते थे, उनको भी जो है वो इस ब्लू वाटर पॉलिसी में जो है कार्टेज कर जो है वो देना पड़ा था इस अल्मेडा को। तो इस फैक्ट को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। अल्मेडा जो है वो यहाँ पर आते हैं और कार्टेज सिस्टम आदि जो है वो यहाँ पर लगाते हैं। और अल्मेडा का एक स्टेटमेंट भी है जो बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी, यू विल होल्ड इंडिया एज योर्स। तो आप जितना शक्ति जो है आप समुद्र में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितनी ज्यादा शक्ति आपके पास समुद्र में है, भारत पे जो है आप उतना ही मजबूत जो है वो पकड़ बना सकते हैं। तो यही जो है वो अल्मेडा का जो है वो एक बहुत स्टेटमेंट जो है वो रहता है। तो अल्मेडा के बाद जो है वो इनके सक्सेसर के रूप में जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो ये जो है आते हैं। और 1509 में, यानी कि अल्मेडा के 4 साल के कार्यकाल के बाद 1509 में जो है वो अल्बुकर्क जो है वो यहाँ पर गवर्नर बनकर आते हैं। और इनको जो है वो रियल फाउंडर बोला जाता है। असल में जो पुर्तगाली शासन भारत में एस्टेब्लिश होता है, उसका फाउंडर जो है वो इन्हीं को जो है वो माना जाता है, अल्बुकर्क को जो है वो माना जाता है। ये जो है वो बहुत तरह के पॉलिसी को जो है वो अपनाते हैं। और ये जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहता है कि 1510 में
बीजापुर के शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से जो है वो गोवा को जो है वो छीन लेते हैं 1510 में, और वहां पर जो है वो गोवा को जो है वो पोर्ट बनाते हैं, और ये जो है वो वहां पर बहुत तरह का काम जो है वो करते हैं। और इसी तरह जब वो गोवा को वहां पर छीन लेते हैं तो पुर्तगालियों का जो है शासन और मजबूत जो है वो भारत में जो है वो होने लगता है। और ये जो है उसके बाद यहाँ पर कुछ सोशल रिफॉर्म भी करते हैं, और सबसे पहले जो है एबॉलिशन ऑफ सती, जो सती व्यवस्था है उसको गोवा और उसके क्षेत्र में, या जिस क्षेत्र में जो पुर्तगाली लोगों का शासन है उस क्षेत्र में इसको एबॉलिश करने का काम जो है वो अल्बुकर्क ही जो है वो करते हैं। तो कई बार आपको अगर ऐसा प्रश्न दिखे और वहां पे अल्बुकर्क मिले, जो एबॉलिशन ऑफ सती का पहला प्रयास किसने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था, तो इसमें जो है वो अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये बहुत अच्छे प्रशासक माना जाए और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, और ये जो है वो पुर्तगालियों की शक्ति को बहुत एक्सपैंड करते हैं। ये एक जो मलक्का स्ट्रेट है जो फारस की खाड़ी के आसपास में है, और वहीं पर जो है हरमुज बंदरगाह है, उन सब चीजों को भी जो वो अपने कंट्रोल में जो है वो लेते हैं। और भारत से जो है वो सिर्फ मसाला ही नहीं बल्कि काजू, खैनी या टोबैको जिसको कहते हैं, उसके अलावा जो है वो कोकोनट, इन सब के व्यापार पर भी जो है वो अपना कंट्रोल और कमांड जो है वो करना शुरू कर लेते हैं। तो हरमुज बंदरगाह पर भी जो है इसका कंट्रोल हो गया, मलक्का स्ट्रेट पर भी जो है इसका कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर शक्ति का विस्तार करने का भी काम करता है, गोवा को भी छीन लेता है, और जो है वो मसाला से आगे बढ़कर काजू, टोबैको, इस तरह के जो है कोकोनट, इस तरह के जो प्रोडक्ट है इन सब पे भी जो है वो अपना कमांड जो है वो कर लेता है। तो धीरे धीरे ये वो अपना बहुत ज्यादा जो है वो कर लेता है, और पोर्टुगीज का जो है वो यहाँ पर एक्सपेंशन जो है वो करता है, और रियल फाउंडर जो है वो अल्बुकर्क के नाम से ही जो है वो जाना जाता है। इसके बाद अल्बुकर्क के बाद निन्हो डी कुन्हा, ये जो है उसका सक्सेसर बनते हैं, निनो डी कुन्हा। तो ये कुन्हा भी जो है वो आते हैं, और इनके लिए जो है जब ये कुन्हा आते हैं तो कुछ फेवरेबल कंडीशन जो है वो भारत में जो है वो पुर्तगाली के लिए जो है वो बन गया होता है। क्या बन गया होता है कि इस समय जो है वो गुजरात में एक मोहम्मद बेगरा नाम का एक शासक जो है वो हुआ करते थे। वो जो है वो टूट चुका था, जो गुजरात, और गुजरात अगर हम लोग कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ हद तक पाकिस्तान का हिस्सा, वो हिस्सा भी जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया था, और छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो टूट गया था। और दक्कन में भी जो है वो बहमनी साम्राज्य था, वह भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो टूट गया था, डिसइंटीग्रेट जो है वो हो गया था। और नेवी जो है वो पुर्तगाल की बहुत मजबूत थी, तो समुद्र पे पुर्तगालियों का जो है बहुत अच्छा कंट्रोल था, और इधर गुजरात और दक्कन वाले क्षेत्र में जो है वो पावरफुल राजा जो है वो अब डिसइंटीग्रेट हो गए थे। तो इससे क्या हुआ कि जो कुन्हा जो आए, कुन्हा को जो है एक अच्छा मौका मिला कि सेंट्रल पार्ट में भारत के, या फिर जो लैंड वाला पार्ट है उस पार्ट में जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश करें, और इन्होंने ऐसा ही किया। और ये जो है वो अब अपने इसमें जो है वो फ्लीट में अपने तोप, बंदूक, ये सब भी इंक्लूड करने लगे, और जो है वो मैदानी भाग में भी जो है वो आने का काम जो है वो करते रहे। इसके साथ साथ जो है वो कुन्हा के समय में जो है वो बंगाल में भी जो है वो अपना इस्टेब्लिश करने में जो है वो सफल रहते हैं, व्यापार को जो है फैलाने में जो है वो सफल रहते हैं, और हुगली को जो है वो अपना हेडक्वार्टर बनाने में जो है वो निनो डी कुन्हा जो है वो सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये तीन मेजर जो हमारे आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो है अगर हम लोग बात करें तो अल्मेडा आ जाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद जो है उनको फॉलो करते हुए आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और तीसरा जो है वो निनो डी कुन्हा जो है वो आते हैं। तो ये तीन वायसराय जो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं यहाँ पर, और अपना जो है वो अपने तरफ से जो है बहुत तरह का काम करते हैं, और यहाँ पर पुर्तगाली जो सत्ता है उसको जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पोर्टुगीज स्टेट जो है वो इंडिया में धीरे धीरे जो है वो फैलने लगता है, जिसको ये लोग अपने भाषा में इस्तादो दी पुर्तुगीजा दा इंडिया, ये जो है वो नाम देते हैं।
एस्टाडो पुर्तगीजा द इंडिया, यानी कि स्टेट्स ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। तो ये इस नाम से जो है वो इंडिया को जो है वो हाईलाइट करते हैं या बोलते हैं। जैसे ब्रिटिश लोग इसको अपना कॉलोनी बनाया, उसी तरह पुर्तगीज लोग जब इसको अपना कंट्रोल में लेने लगा, कॉलोनी जैसा जो है वो काम करने लगा, तो इसका नाम दे दिया था एस्टाडो पुर्तगीजी द इंडिया। तो ये जो है वो यहाँ पर किया। और इसमें जो है वो ये लोगों को एक क्रेडिट जाता है कि ये लोग जो है वो इंडियन हिस्ट्री जो था, जो हमारा इतिहास चला आ रहा है, यानी कि राजा रजवाड़ों का जो सिस्टम चला आ रहा है, और खास करके कोस्टल पार्ट में जो है वो उनको जो है वो रिमूव करते हुए जो है वो अपना कोस्टल एरियाज में जो भी हमारा भारत का है, और ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ जो है वो अपना धीरे धीरे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे जो है वो अपना साउथ में मैंगलोर, कन्नौर, कोचीन, कालीकट, गोवा, इस तरह से जो है वो क्षेत्रों पर जो है वो अपना अधिकार कर लेते हैं। मुंबई में भी, दमन एंड दीव में भी, इस तरह के सभी क्षेत्रों पर जो है वो अपना अधिकार कर लेते हैं। और इनका अधिकार ईस्ट साइड में लगभग आंध्र प्रदेश के नागापट्टनम तक आ जाता है, और वेस्ट बंगाल में हुगली तक जो है वो अपना व्यापार को जो है वो फैलाने में सफल रहते हैं। और इवन हम लोग जानते हैं कि गोवा, दमन, दीव, ये सब जो है वो बहुत बाद में जो है वो पुर्तगीज से जो है वो फ्री होता है। ब्रिटिश के जाने के कई साल बाद जाके जो है वो इन सबको हम लोग जो है वो कंप्लीट अपने कंट्रोल में जो है वो ला सकते हैं। अब हम लोग, ये हो गया पुर्तगीज का एडवेंट और पुर्तगालियों का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है भारत में, इसका जो है वो इतिहास रहा। इसमें जो है वो एक चीज और ध्यान रखना है कि शाहजहां जो है वो जब हुगली में पुर्तगाली लोग अपना जो ट्रेडिंग सेंटर बना लिया था, तो वहां से जो है कुछ लूटपाट का घटना को भी जो है ये लोग अंजाम देता था, कुछ ट्रेडिंग शिप्स वगैरह को भी जो है लूटने का काम जो है वो करता था। तो उस दौर में शाहजहां जो है वो भारत के शासक हुआ करते थे, मुगल बादशाह हुआ करते थे। अराउंड 1630 का दौर हुआ करता होगा। तो ये उस दौर में जो है वो हुगली से पुर्तगालियों को भगाने के लिए जो है वो बहुत एफर्ट किए थे, और लगभग जो है वो नष्ट कर दिया था। और कई पुर्तगालियों को जो है वो शाहजहां जो है वो बंदी भी जो है वो बना लिए थे। इसी बीच कासिम बाजार नाम का एक जगह था, जो बाद में जो है कलकत्ता के आसपास का जगह है। वहां पर जो फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चार्नक, तो ये जो है वो यही जो है मेन, इन्हीं को जो है कलकत्ता का एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो जाना जाता है। तो ये जो है वो कलकत्ता का एस्टेब्लिशमेंट किए थे, इस बात को सिर्फ ध्यान रखिएगा। जॉब चार्नक, ये भी जो है वो पूछा जाता है, हालांकि ये पुर्तगीज नहीं थे। तो बात बात में ये आ गई चीजें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन की, बात करें कि किस तरह से ये लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अपना एस्टेब्लिश करते हैं। तो इनका जो वायसराय हुआ करता था, जैसे डी कुन्हा हो गए या अल्मीडा हो गए, या फिर जो है निनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क और अल्मीडा, ये जो आए, इन लोगों का जो कार्यकाल हुआ करता था, ये जनरली जो है वो 3 साल के लिए जो है वो हुआ करता था। 3 ईयर का जो इनका टेन्योर हुआ करता था। और इनके सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स के लिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुआ करती थी। और इनमें जो है वो एक वेडोर दा फैजेंडा, वेडोर दा फैजेंडा, नॉट फैजेंडा, फैजेंडा, ये जो है वो रेवेन्यू और कार्गो आदि के जो डिस्पैच है, जो फ्लीट कितना आएगा, कितना जहाज जाएगा, उसमें कितना माल आएगा, कितना माल जाएगा, इन सब चीजों के लिए जो है वो यही वेदोर द फैजेंडा, VEDOR स्पेस DA, ड और FAZENDA, फैजेंडा, यही जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन और कार्गो डिस्पैच, ये सब के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो यही था। और ये लोग जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला रहे थे इसी वेडोर द फैजेंडा, और जो अपना हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइसराय है, उसके मार्फत जो है वो अपना चला रहे थे। इसके बाद इनकी रिलीजियस पॉलिसी जो है अगर बात करें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलीजियस पॉलिसी थी। और ये जो है पोर्टुगीज जो है वो एक क्रिश्चियनिटी का जो सिस्टम है वो जो है वो लेकर के जो है वो आए, और मुस्लिम्स को जो है वो तंग करने का भी पॉलिसी जो है वो लेकर आई, यानी तंग करने का जो है वो काम किए। और वो लोग मुस्लिम्स के प्रति बहुत इनटॉलरेंट थे। पुर्तगीज लोग जो है वो मुस्लिम्स के प्रति जो है वो, खास करके इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके प्रति जो है बहुत इनटॉलरेंट थे। और
शुरुआती में हिंदूज को लेकर के थोड़ा टॉलरेंट थे, लेकिन बाद में जहां पे इनके हितों का टकराव होने लगा तो ये सभी से जो है वो विरोध करने या सभी को डराने धमकाने में जो है वो आगे आए। लेकिन इस सारे बिहेवियर के अलावा भारत में खास करके गोवा और जो मुंबई आदि का क्षेत्र है उस दौर में यहाँ पे जू और ये जो ये है पारसी, तो इन लोगों के प्रति जो है इनका जो रिलेशन था, रिलीजियस रिलेशन था, ये कुछ बेहतर था। इसके बाद जो है वो गोवा में जो है वो चर्च आदि को भी जो एस्टेब्लिश करते हैं और वहां पर जो है वो एम्परर और ये सब को जो है वो क्रिश्चियनिटी में जो है वो कन्वर्ट करने का काम, बहुत सारे लोगों को जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने कराने का काम जो है वो ये सब जो है वो करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो इनका कुछ कुछ रिलीजियस पॉलिसी जो है वो चलता रहता है। और इसमें जो है इस दौर में अकबर का शासन भी जो है वो रहता है। 1580 का दौर, 1590 का दौर, इस दौर में जो है वो सम्राट अशोक का जो है वो शासन रहता है और वो भी जो है वो इनके इन्फ्लुएंस को जो है वो रोक पाने में जो है वो उतना ज्यादा सफल जो है वो नहीं हो पाते हैं। इवन अकबर को भी जो है वो क्रिश्चियनिटी और इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए जो है वो एक प्रयास जो है वो पुर्तगालियों ने किया था, जिसमें कि फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनीहेरियो को जो है वो भेजा भी गया था एक मिशन पे जो है कि जाइए और जो भारत के शासक हैं उनको भी जो है वो इस धर्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में जो है बताइए या धर्म प्रचार को लेकर के जो भेजने का प्रयास जो है वो किया गया था। तो इस तरह का जो है वो इनका रिलीजियस पॉलिसी जो है वो यहाँ पर रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जहांगीर जो है वो आता है बाद में, जब अकबर के बाद, और तब तक पुर्तगालियों का लगभग ठीक ठाक काम चलता है। तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है वो इस लोगों को फेवर नहीं करता है। शाहजहां भी जो है इन लोगों को बहुत ज्यादा फेवर जो है वो नहीं करता है। तो इन लोगों का जो है वो, इन लोगों के अगेंस्ट में जो है एक्शन लेने का काम जो है मुगल सल्तनत जो है वो करने लगती है। और धीरे धीरे पुर्तगालियों का जो है वो मुगलों से जो फेवर था या यहाँ के राजा रजवाड़ों से जो फेवर था, जो सपोर्ट था, वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना ये भी घटती है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में, 1608 में जो है वो आता है और हेक्टर नाम के जहाज से जो है वो सूरत पहुंचता है और अपने साथ जो है वो अंग्रेज राजा जो किंग जेम्स वन था उस समय, उसका जो है एक चिट्ठी भी लेकर के आता है मुगल कोर्ट में। उस समय जहांगीर जो है वो यहाँ के शासक जो है वो हुआ करते थे और उनसे जो है वो बिजनेस का परमिशन जो है वो मांगता है। इसके साथ साथ जो है वो इस दौर में फादर पिनीहेरियो और एक पुर्तगीज जो है, ये दोनों मिलकर इस कैप्टन हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को जो है वो मुगल बादशाह से जो है मिलने रोकने का जो है भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। और हॉकिंस जो अपने साथ गिफ्ट लेकर आए थे वो सबको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और अच्छा रिसेप्शन जो है हॉकिंस को प्राप्त करता दिया जाता है जहांगीर की तरफ से, क्योंकि जहांगीर जो है वो इनके पुर्तगीज के पॉलिसी से जो है बहुत ज्यादा खुश जो है वो नहीं रहता है। तो हॉकिंस जो है वो, इसके साथ साथ क्या था कि हॉकिंस को जो है तुर्की भाषा भी जो है वो आती थी, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आता था और वो जो है तुर्की भाषा में जो है वो एम्परर से, शाहजहां से डायरेक्ट जो है वो बात करता था और उसको कोई इंटरप्रेटर की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये भी जो है वो उसको प्लीज करने में, जहांगीर को खुश करने में जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और जहांगीर इतना खुश होता है इस कैप्टन हॉकिंस से कि उसको 400 मनसबदारी जो है वो बना देता है, 400 जो है वो अपॉइंट कर देता है उसको 400 मनसबदार का, और उसको जो है 30,000 रुपए का सैलरी, उस जमाने में समझिए, आज के डेट में जो है वो 30,000 रुपए सैलरी, बहुत सारे जो जॉब की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है इसी तरह का सैलरी जो है वो समझ लीजिए मिलता है। उस समय जो है वो समझ लीजिए कि 1608 में जो है वो उसको 30,000 रुपए का सैलरी देने का जो है वो बात कर लेता है। और उसके बाद जो है वो इंग्लिश का जो है वो जो यहाँ पे रिलेशन है वो बेहतर होता चला जाता है और इससे पुर्तगीज लोग जो है वो ऑफेंडेड फील करते हैं और यहीं से जो है वो दोनों की राइवलरी की कहानी जो है वो धीरे धीरे जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद जो अंग्रेजी जहाज वगैरह वो सब आते हैं, वो लोग सूरत में जो है वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं
अपना व्यापार जो है वो शुरू करते हैं, फिर ये इस चीज को रोकने का काम प्रयास जो है वो विफल प्रयास अगर कहें तो पुर्तगीज लोग जो है वो करते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर आती है। और उसके बाद इन सब के बीच में जो है वो मुगल पॉलिसीज जो है वो हैम्पर होने लगती है, डैमेज होने लगती है, यानी कि दो तीन तरह का संघर्ष जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो दोनों बाहरी कंपनी आपस में संघर्ष, और फिर जो है वो इन दोनों को जो है वो फिर भारत के शासक के बीच में जो है वो टाई अप और टसल जो है वो देखने को हम लोग को मिलता है। तो इस तरह की चीजें जो यहाँ पर चलने लगती हैं। तो इस तरह से जो है वो भारत में पुर्तगीज लोगों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, कुछ पॉलिसीज लाकर स्टैब्लिश किया खुद को। उसके बाद अंग्रेज जो है वो यहाँ पर आते हैं और इनका जो एकाधिकार है या जो ट्रेड पर जो इनका कंट्रोल है उसको जो है वो अपने फेवर में करने का काम करते हैं। इसी बीच जो है वो डच कंपनी भी आती है, इसी बीच जो है वो डेनिश कंपनी भी आती है, इसी बीच जो है वो फ्रेंच कंपनी भी आती है। तो सब जो है वो एक अलग अलग क्रम में जो है वो आती है, जिसको हम लोग जो है वो देखेंगे। अगर क्रम की बात करें, क्रम से रिलेटेड प्रश्न भी जो है वो पूछता है, तो सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है वो डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश लोग आए, उसके बाद फ्रांसीसी लोग आए। और ये जो है वो क्रम जो है वो इनका रहा था आने का, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीसी। तो इसको हम लोग जो है वो याद कर सकते हैं, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच, यही जो है वो इनका क्रम रहा था। तो पुर्तगीज को पी, डच का डी, इंग्लिश का ई, डेन का डी और एफ, फ्रांसीसी का जो है एफ। तो ये एक कोड देखिए कितना अच्छा जो है वो बन जाता है। ये कोड बन जाता है PDE EF। तो PDE EF इस तरह से भी जो है आप अगर इसको करते हैं तो आप इसको जो है वो ध्यान रख सकते हैं, PDE EF, यानी कि पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, उसके बाद डेनिश, सॉरी PDE DF, तो जो उसके बाद फ्रांसीसी। तो इस तरह से आप जैसे भी इसको याद करना चाहें कोड बना के, या डायरेक्ट भी अगर आपको याद हो जाता है तो ये क्रम जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है वो यहाँ तक हम लोग देखें कि पुर्तगीज और इंग्लिश के बीच एक राइवलरी जो है वो शुरू हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल इसी तरह PDEDF ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इसको सुविधा पड़े आपको तो कर सकते हैं। यहाँ तक में किन्हीं को किसी तरह का सवाल है, कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए। यस सर, ये विदर्दो दी फजन हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, विदर्दो दी फजंदा में जो वो लोग किस वो पारसी और किसके अलावा वो लोग टॉलरेंट थे? वो लोग ये इनटॉलरेंट थे मुस्लिम्स, और बाद में जो है वो हिंदूज के प्रति जो है वो टॉलरेंट हो गए। शुरुआती में जो है वो मुस्लिम के प्रति जो है वो इनटॉलरेंट थे, और हिंदूज के प्रति जो है वो टॉलरेंट थे, लेकिन बाद में जो है वो हिंदूज के प्रति भी जो है वो इनटॉलरेंट होने लगे। लेकिन जो पारसी और जू जो होते हैं, इन लोगों के प्रति वो शुरू से ही टॉलरेंट थे। और अकबर ने उनको रोकने की कोशिश की तो दो फादर को भेजा गया, उनका नाम क्या बोले जो प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियनिटी? ये जो है जेरोम जेवियर और इमानुएल पिनहेरियो, जेरोम जेवियर और जेवियर एंड इमानुएल पिनहेरियो। हाँ ओके। और बताइए। शुरू किए ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो है वो पहले जो वाइसराय हैं वो बने, और ये लोग जो रेवेन्यू और कार्गो ये सब का जो डिस्पैच ये सब करने का काम होता था, ये जो है वेडो डा फेजेंडा के नाम से जो है वो किया करते थे।
या यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता था इनके रेवेन्यू, कार्गो, फ्लीट्स, जहाज, आन जान, ये सब चीज को लेकर के जो रिस्पॉन्सिबल होता था वो वेडोर डा फेजेंडा हुआ करता था। उसका नाम है ना सर? हाँ, शायद पोस्ट का ही नाम है, ये स्पष्ट तो नहीं पता चल पाता क्या है, लेकिन लगता है ऐसा कि पोस्ट का ही नाम है। सर वास्को डी गामा जब सेकंड टाइम इंडिया आए थे तो वो ईयर 1502 था या फिर 1504? 1502 ही होना चाहिए। एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ। 1502 था सर, 1502 ही था। 1502 था, जिसपे वो आके फिर आपका जाके 1503 में कोची में अपना पहला फैक्ट्री खोला और 1505 में 1502 जो बोलते हैं, हाँ 1502 में सेकंड टाइम आया। ओके, और बताइए किसी को शिप का नाम बताइए फिर से। हेक्टर। क्या सर? हेक्टर, हेक्टर। तो ये हॉकिंस जो आया था वो अकबर के नाम से लेटर लेके आया था ना, मतलब सब था, पढ़े थे। हाँ, कि जेम्स वन का लेटर लेके आया था। ये अकबर के नाम का था, उनको पता नहीं था कि अकबर निकल चुके हैं। और निकल चुके हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और इंग्लिश खान की इनको वो देते हैं ना, जहांगीर इनको हॉकिंस को क्या देते हैं? इंग्लिश खान। हाँ, इंग्लिश खान का उपाधि देते हैं खुश होके यही हॉकिंस को। ये पूछता है में भी, ये तो हम इसको नहीं ये किए थे। चलिए ठीक है, एक अच्छा फैक्ट जो यहाँ पर आया, इंग्लिश खान। सो 8 में आते हैं ना वो, और अकबर आई थिंक डेथ करते हैं 1605 में। तो ये ना 1605 ही है अकबर के डेथ का। जी जी जी, हाँ यही है। 1605 ही है। तो यही है, आते हैं जहांगीर के ये में। और एक प्रश्न जो है ये पूछा जाता है कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, जिसका एक्चुअल नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको हम लोग ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। तो ये जब बना था उस समय जो है वो अकबर ही जो है वो भारत के शासक जो है वो थे। तो एक प्रश्न इस तरह का कंफ्यूजिंग प्रश्न भी जो है वो कहीं पे आया गया था, पूछा गया था कि जब ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था उस समय भारत के शासक जो है वो कौन थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समय भारत के शासक जो है वो अकबर थे। इसमें जैसे भी आप सीक्वेंस बताए ना कि क्या बोलता है, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, तो ऐसा करके एक सीक्वेंस आता है कंपनीज पे कि कंपनीज पहले कौन बिल्ट हुआ था। तो 1608 में यहाँ पर आया हॉकिंस, लेकिन कंपनी जो है वो 1600 में बिल्ट हो चुकी थी। तो इसका सीक्वेंस जो है थोड़ा एग्जैक्ट, हाँ कंपनी 1600 में बन चुकी थी वहां पे। तो इसका ये क्वेश्चन हम कहीं पर देखे हैं यूपीएससी के प्री में, कहीं पर हम देखे थे कि यहाँ का ऐसा सीक्वेंस पूछा गया था, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि इंडिया आने का सीक्वेंस इन लोगों का अलग था बट कंपनीज फॉर्मेशन का सीक्वेंस अलग था। तो एग्जैक्ट तो हमको देखना पड़ेगा। तो कंपनीज फॉर्मेशन का सीक्वेंस अलग है। सबसे पहले यही 1498 में जो है वो बना है पोर्टुगीज कंपनी, और उसके बाद जो है वो डच आए थे, डच भी बना था उसके बाद ही, लेकिन काफी साल के बाद। ये एग्जैक्ट डेट हम आपको देख के बता देंगे। हाँ, सेकंड में हमको ज्यादा याद है ब्रिटिश बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, और उसके बाद डच का बना। ब्रिटिश नहीं बनी है सेकंड, ब्रिटिश बहुत बाद बनी है। सेकंड सर नहीं सर, सेकंड ब्रिटिश में आई होगी। हाँ, सेकंड में ब्रिटिश बना था 1600 में, उसके बाद कंपनी बना। अच्छा, थर्ड बना है डच 1602 में, चौथा बना है डेनिश 1616 में, और पांचवा बना है फ्रेंच 1664 में। इसीलिए क्वेश्चन देखे थे, कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, इसलिए यूपीएससी में क्वेश्चन हम देखे थे शायद कई प्री में।
हाँ, वो फ्रेंच कंपनी का जो है वो नाम था, बता रहे हैं, डेस इंडिसे ओरिएंटलिस, डेस इंडिसे ओरिएंटलिस, यही नाम था फ्रेंच कंपनी का, जो 1664 में बना था। तो इस फैक्ट को भी जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। डेस इंडेसे ओरिएंटलिस, यही कंपनी जो है वो फ्रेंच की कंपनी थी 1664 में, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा राइवल था। लास्ट में वैंडीवास में जाकर के जो है वो खत्म होता है। देखेंगे उसको हम लोग आगे, जो है वो चीजों को देखेंगे। अभी तो हम लोग एडवेंट देख रहे हैं, खास करके पोर्टुगीज का रोल जो है वो हम लोग देख रहे हैं। सर एक इसमें अच्छा डाउट था अच्छा सर। इसमें हाँ सर एक डाउट था कि सर जहांगीर के पास पहली बार कौन लेके गया था, मतलब ये पहला कौन इंटरेक्ट किया था जहांगीर के पास? एक डाउट इसमें, सर थॉमस रो था कि विलियम हॉकिंस था, कौन था सर पहले? विलियम हॉकिंस। कहीं पढ़े तुम्हारा लिखा था कि फर्स्ट एम्बेसडर जो जहांगीर से बात किया वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से, वो सर थॉमस रो थे। ये थोड़ा सा डाउट लगा हमको। इनको फरमान मिलता है, थॉमस रो को मतलब जहांगीर फरमान दे देता है। अब बात तो पहले जो आएंगे वही वही ना बात करेंगे। हॉकिंस बात किए थे, बट ट्रेड का जो फरमान है उनको थॉमस रो को मिलता है, ये 1615 में। ओके। देखेंगे हम लोग, जब उसमें आएंगे तो दोनों के कंफ्यूजन को देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका फॉर्मेशन वगैरह जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो है वो दो तीन चीजें जो है वो और ध्यान रख लेना है कि डेट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है। तो डेट वाइज तीन चार डेट जो पोर्टुगीज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहला ये याद रखना है कि 1498 में इनका आगमन होता है। और उसके बाद जो है वो पहली अपनी जो फोर्ट बनाते हैं वो कोचिन में बनाते हैं और 1503 में बनाते हैं। यानी कि जो 1502 में हमारे वास्को डी गामा दोबारा आए थे, उसके बाद जो है वो फिर 1503 में जो है वो पहला जो पोर्ट अपना पुर्तगीज लोग बनाते हैं वो कोचिन में बनाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पुर्तगाली अपना जो है वो पहला पोर्ट कहाँ बनाते हैं, तो पहला पोर्ट जो है वो कोचिन में बनाते हैं, 1503 में जो है वो बनाते हैं। उसके बाद जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि 1510 में जो है वो बीजापुर और गोवा जो है वो बीजापुर से लेकर के गोवा जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो ये 1510 में जो है वो गोवा को भी जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये दूसरा डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट होता है कि ये लोग जो है 1612 में ये जो सूरत में जो है वो हार जाते हैं इंग्लिश लोगों से। तो ये भी जो है इनके कैरियर का या इस कंपनी का जो है एक बड़ा डाउनफॉल का जो है वो कारण रहता है। इंग्लिश लोग इसको सूरत में जो है वो 1612 में जो है वो हरा देते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर इसको डच लोग भी हराते हैं 1663 में जाकर के जो है वो डच लोग भी जो है वो पुर्तगीज को जो है वो हरा देते हैं। तो ये तीन चार ईयर जो है वो याद रखना है, 1498, 1503, उसके बाद जो है वो हमारा 1510 और उसके बाद जाकर के जो है वो हमारा 1612 और 1663। तो ये जो है वो तीन चार ईयर जो है वो हम लोग को ध्यान में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंटली जो है वो हम लोग को रहना ध्यान जो है वो रखना होता है पोर्टुगीज को लेकर के। तो लगभग जो है वो पोर्टुगीज से रिलेटेड इतनी चीजें अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो लगभग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे समझ से। और ये जो अल्बुकर्क हैं, इन्होंने एक और काम किया था कि यहाँ पर जो है वो इंडियन फीमेल से जो है वो शादी करने का परमिशन भी जो है वो पोर्टुगीज लोगों को जो है वो दिया था। तो इसको भी जो है वो याद रखिएगा, जिसको रियल फाउंडर भी जो है वो हम लोग मानते हैं अल्बुकर्क को। तो वो जो है वो इंडियन वुमेन के साथ जो है वो
पोर्टुगीज को जो है विवाह करने का अनुमति भी जो है वो दिए थे। तो इस चीज को भी जो है वो ध्यान में रखना है। तो कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, देखे नहीं यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। डच एंड डेनिश में डिफरेंस क्या है? डच बिल्कुल नीदरलैंड के लोग हैं और डेनिश जो है वो डेनमार्क के लोग हैं। और बताइए। सर मराठा से भी इनकी लड़ाई हुई थी क्या, पोर्टुगीज की? पोर्टुगीज की, हाँ, 1680s के दौर में जाकर के जो है वो मराठास के साथ हुई थी। तो जब हम लोग मराठास का जो यहाँ पर देखेंगे, मराठा शक्ति को देखेंगे, वहां पर जाकर के हम लोग इसको जो है वो देखेंगे। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि मराठास का जो नेवल शक्ति है ना वो बहुत मजबूत था। इवन हम लोग जो है वो शिवाजी को जो है वो फादर ऑफ नेवी भी जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर जो उनका पॉलिसी जो है वो बहुत मजबूत रहता है, नेवल पॉलिसी मराठास का। तो और पोर्टुगीज भी जो है वो इतना क्लियर कह ही दिए थे कि जो है वो अगर आपको भारत पे कब्जा करना है तो आपको जो है वो समुद्र में जो वो पावरफुल रहना होगा। जो अल्मेडा का स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो और हाँ, स्टेटमेंट को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपको हम बता रहे हैं, कभी कभी आजकल जो है वो खास करके बिहार सीडीपीओ का जो एग्जाम अभी लिया था हाल फिलहाल में, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे स्टेटमेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये स्टेटमेंट किसका, ये स्टेटमेंट किसका। जनरली ये नेट जैसे एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में जो है वो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अब इधर कमीशन भी जो है वो एक आध ऐसा जो है वो एक प्रश्न सेट कर चुका है एक बार। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इन चीजों को भी जो है वो ध्यान में रखना हम लोगों के लिए जो है वो जरूरी हो जाता है। तो पोर्टुगीज जो है वो समुद्र में बहुत मजबूत थे। इतना मजबूत थे कि अकबर को भी जो है वो वाटर पॉलिसी के अंतर्गत जो है कारतेज टैक्स जो है वो देना पड़ा था, कारतेज व्यवस्था के अंतर्गत। तो इनका नेवल पॉलिसी जो है वो बहुत मजबूत रहा था। और अगला इनसे मजबूत नेवल कोई आया तो वो हमारा मराठास ही आए थे। तो जब हम लोग वहां पे देखेंगे मराठास को तब जो है इस चीज को देखेंगे, क्योंकि वो इनके टुवर्ड्स डाउनफॉल का दौर था पुर्तगीज का। 1650s के बाद पुर्तगीज का जो है वो लगभग डाउनफॉल जो है वो भारत में हम लोग को देखने को मिलता है। खास करके जब ये सूरत हार गए थे 1612 के बाद, तो ये जो है वो बहुत इनको डैमेज कर गया था। और अंग्रेज की शक्ति उसके बाद तो जो है वो बढ़ते ही जा रही है। फिर बीच में फ्रेंच जो है वो बहुत पावरफुल शक्ति आ गई, इतना शक्ति आ गया कि अंग्रेजों को फ्रेंच से डर लगने लगा। फिर बाद में जो है वो साम दाम दंड भेद सब कहानी तो चलती ही है, जो कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और मेन टारगेट है हमारा कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्या क्या चीजें चल रही थी और जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर रहे। तो मेरे समझ से इतना फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो है वो पोर्टुगीज के एडवेंट को लेकर के जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। मराठा शक्ति भारत में बहुत मजबूत शक्ति के रूप में उभर रही थी, लेकिन उतनी ही टर्बुलेंट थी। मतलब स्थिर शक्ति ही नहीं थी मराठा। छटपट 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 आप देखेंगे इनका पूरा जो रेन है, पूरा टेन्योर जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में जो है वो हेन तेन इधर उधर जो है वो इन्वॉल्व रहते थे। और भारतीयों को तो कई बार इथिक्स के चक्कर में जो है वो नुकसान झेलना पड़ा है। तो यही कह सकते हैं, बहुत बार ऐसा दिक्कत हुआ है।
और बताइए, पोर्टुगीज को लेकर के किसी तरह का और कुछ सवाल है, कोई प्रश्न है तो बताइए। सर यस सर, लास्ट क्वेश्चन, ये हाँ, प्रिंटिंग प्रेस का एस्टेब्लिशमेंट भी यही लोग करे थे क्या इंडिया में सबसे जेम्स पहले? हिक्की, बिल्कुल जेम्स हिक्की जो किए थे वो गोवा में ही किए थे और वो पोर्टुगीज लोग ही थे। सर नाम थोड़ा रिपीट कीजिए। जेम्स अगस्टस हिक्की, गोवा में लोग कैथेड्रल चर्च वगैरह भी जो है वो निर्माण का काम जो है वो पोर्टुगीज लोग किए थे 1556 में सर। उसका डेट जो है वो, रुकिए हमको चेक करने दीजिए, हमको भी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ये नाना दी कुन्हा के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस 1556। सेंट पॉल कॉलेज, हाँ सेंट पॉल कॉलेज में किया गया था। थैंक यू सर। के अलावा जो है ये लोग जब यहाँ पे सेटल हो गए तो इन चीजों की खेती भी जो है ये लोग शुरू किए थे, आलू का, टमाटर का, ये सब जो है वो पोर्टुगीज ही जो है वो लेकर के आए थे। हाँ, ये शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। आप जैसे बताए थे कि ये लोग शुरू में ब्लैक पेपर और शायद टोबैको का, तो टोबैको तो ये लोग लेके आए थे यहाँ पर, पोटैटो, टोबैको शायद, और मोस्टली ये लोग स्टार्टिंग में सिनेमन और ब्लैक पेपर का व्यापार ही ज्यादा करते थे। हाँ, ये मेनली तो जो ब्लैक पेपर और जो आपका जो जिसको आज हम लोग गरम मसाला कहते हैं, इसी के मेन ट्रेड के लिए तो ये लोग आए थे। मेन कहानी तो वहीं शुरू हुई। और ये किस लिए, तो ये चाहिए था इनको, इनके जो फ्रोजन मीट्स हैं, जो उन फ्रोजन मीट्स को जो है वो स्टोर करने के लिए भारतीय मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो वो जाने जाते थे। तो इन्हीं मसाला का व्यापार करने के लिए जो है वो मेनली आए थे। और आए थे तो यहाँ पर जो है वो टोबैको कल्टीवेशन वगैरह को जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। और हम लोग जानते हैं कि राजमुंदरी में है टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। ये भी प्रश्न जो है वो जीके वगैरह में पूछता है। टोबैको, पोटैटो और ग्राउंड नट यानी कि बादाम, मिर्च, ये सब सारा जो है वो पोर्टुगीज ही जो है वो लेकर आए थे। इन सब की खेती जो है वो शुरू किए थे, खेती भी और व्यापार भी। और बत... ओके, कल इसी में जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोर्टुगीज के बाद जो है वो हम लोग डच और फ्रेंच ये सब को जो है वो देखेंगे।
इंग्लिश को भी जो है वो, इंग्लिश को हम लोग हालांकि सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि वहां से फिर एक कहानी जो है वो अलग ही शुरू हो जाती है। तो पहले जो है पुर्तगीज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इन लोगों को जो है वो देख लेंगे और तब जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कल जो है वो डच, फ्रांसीसी और डेनिश, ये सब को जो है वो देख लीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा। तो अदर देन इंग्लिश टारगेट होगा कि ये तीनों चीजों का रिवीजन जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लें। जो भी एग्जाम रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इन सारे चीजों को जो है हम लोग पॉइंट को रिवीजन और डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग फिर अपना करंट अफेयर्स का सेक्शन। आदेश दिया जाए। हाँ भैया, शुरू किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने करंट में जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। खास करके जो है वो हम लोग साइंस वाले सेक्शन से बहुत कुछ जो है वो अभी तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने टेक्निकल टर्म्स, अभी कंप्यूटर रिलेटेड जितना चल रहा है उन सारी चीजों को जो है वो हम लोग देखे। उसके बाद कुछ नए बायोरॉक, मियावाकी, फॉरेस्ट्री वगैरह चीजों को जो है वो हम लोग देखे। इसके बाद अगर हम लोग कुछ बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा हटते हैं, कुछ इकोनॉमी वगैरह की चीजों में भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड चीजों को आते हैं। कुछ हमने साइंस में भी देखा, चीजों को देखा, होप मिशन वगैरह हम लोगों ने देखा, निसार वगैरह देखा। तो थोड़ा सा मिक्सअप करने से भी जो है वो अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा जो है वो हम लोग इकोनॉमी की तरफ भी जो है वो बढ़ते हैं कि क्या क्या जो है वो इकोनॉमिक में कुछ इम्पोर्टेंट करंट जो हम लोगों का चल रहा है देश में, क्योंकि कल ही हम लोग जो है वो प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड और रिसेंट चीजों को जो है वो हम लोग कवर अप किए हैं। क्या ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? नो भैया। चलिए, बढ़िया। तो सबसे पहले जो है एक नया मिशन जो है वो लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सीवीड मिशन। सीवीड मिशन, तो नाम से भी जो है वो बहुत चीज क्लियर होगा। SEACWEED, वीड, और मिशन MISSION, मिशन। तो सीवीड मिशन क्या है? ये क्या है सीवीड मिशन? किसी को कोई जानकारी, कोई बताना चाहे? सर, ये एक्चुअली समुद्र में पाई जाने वाली जो घास होती है, इसका एथेनॉल या फिर आपको ब्रांडिंग के लिए किया जाता है सर, आपका पेट्रोल। यस यस, बिल्कुल सही, उपयोग होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया संतोष जी। तो सीवीड मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि जो सीवीड्स हैं इनका जो है वो कल्टीवेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, इनके फार्मिंग को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, कमर्शियल फार्मिंग इनका किया जाए, और इससे जो है वो इनकम फार्मर्स का और जो समुद्री इनकम पे या समुद्री इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है उन लोगों का इनकम को जो है वो बूस्ट किया जाए। और इसका जो मेन हमको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो हमारे EEZ होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक जोन जिनको हम लोग कहते हैं, उन इकोनॉमिक जोन में जो है वो एक नए सीवीड इंडस्ट्री की स्थापना की जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है वो इसमें रोजगार दिया जा सके, और ओशंस को जो है वो शुद्ध और एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो दिया जा सके। इस तरह के टारगेट के साथ जो है वो सीवीड मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने वाला जो एजेंसी है वो था टाइफैक, TIFAC, जिसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जिसको हम लोग टाइफैक के नाम से जो है वो जानते हैं, और इसी के जो है वो मदद से इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है वो आर्थिक स्थिति को सुधारने और सीवीड्स वगैरह को जो है वो, जिसका कि कई बार मेडिसिनल बेनिफिट्स हो सकता है या बहुत तरह के बेनिफिट्स जो है वो होते हैं, इन सब चीजों को इंक्लूड करके जो है वो किया गया है। तो यही जो है वो भारत ने सीवीड मिशन जो है वो लॉन्च किया है। EEZs में जो है इसके रिलेटेड फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश किया जा सकता है, और इसके लिए EEZ में 5% एरिया को रिजर्व किया गया है। तो ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा कि 5% एरिया को जो है वो इस सीवीड फार्मिंग के लिए जो है वो
किया गया है। क्लियर है? सर ये फर्टिलाइजर के में भी यूज होता है ना? सीवीड का बहुत तरह का यूजेस है। ये मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में यूज होता है, हर्बल प्लांट्स के रूप में यूज होता है, समुद्र को क्लीन करने के लिए भी यूज होता है, बायो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो सीवीड्स बहुत तरह से यूज होता है। इवन आप देखेंगे कुछ ऐसी कंपनियां जैसे एमवे वगैरह जैसी कंपनियां, ये बहुत सारे चीज में क्लेम करती है कि हम समुद्री घास से इस चीजों को बना रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारी कंपनियां ऐसा जो है वो क्लेम करती हैं। तो सीवीड का मल्टीपल तरह का यूज जो है वो किया जाता है। इसी सीवीड का जो है जिसका कमर्शियल फार्मिंग जो है वो करना है, यही सीवीड मिशन जो है वो हम लोग का एक तरह से है कि तरह तरह के सीवीड्स जो है वो उगाइए। और सीवीड्स में क्या है, जनरली फंगस रहते हैं तरह तरह के, उसमें जो है वो तरह तरह के जो है वो ऑर्गेनिक प्लांट्स वगैरह भी जो है वो रह सकते हैं। तो यही सब चीजें जो है वो होती हैं। कुछ छिछले पानी में होते हैं, कुछ गहरे पानी में होते हैं। तो सीवीड्स जो है वो बहुत तरह से उगाए जा सकते हैं। ये अम्ब्रेला टर्म एक तरह से दिया गया है। लाइकेन है, बहुत तरह की चीज इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो भारत में सगुन राइस टेक्निक जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सगुन राइस टेक्निक, तो क्योंकि ये हेडिंग से भविष्य में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि सगुन जो है वो क्या, कि एक राइस टेक्निक है। और ये जो है वो पंजाब में जो खास करके अभी हम लोगों ने देखा, पंजाब हरियाणा में जो पलाली जलाने वाला जो मुद्दा है बहुत ज्यादा, जिसको स्टडी करने के लिए जो है लोकूर कमेटी का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सारी चीजों को याद रखेगा। मदन बी लोकूर के नाम पे जो है एक कमेटी का जो है वो गठन किया गया था। यही पलाली जलाने का, जिसको इंग्लिश में शब्टल बर्निंग कहते हैं, उस मैटर को लेकर को गैस चेम्बर, ये वो दुनिया जहान की चीजें जो है सभी लोगों ने, हम लोगों ने देखी। तो इसी सब समस्या है। ये एक पलाली क्या होता था, धान कटनी के बाद जो नीचे जो रह गया जो है उसको ये लोग जला देते थे। इस जलाने का क्या फायदा था, किसान कहते हैं कि इससे जो राख हुआ वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो खेतों में मिल गया, इससे जो है खेत की उर्वरकता जो है वो बनी रहती है। तो ये सब अपना अपना तर्क जो है वो देते हैं। तो इसी से जो है वो सबक लेते हुए, इसी पॉल्यूशन और गैसेस रिलीज का से जो है वो सबक लेते हुए सगुन राइस को जो है वो, सगुन राइस टेक्निक जिसको SRT भी बोला जाता है, इसको जो है वो शुरू किया गया है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है और फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये दोनों मिल करके जो है वो शुरू किया है। और जो हमारा एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर के जो है वो चल रहा है, सतत कृषि को लेकर के जो काम हमारा, इसी के अंतर्गत जो है वो ये आ रहा है SRT टेक्नोलॉजी, और या इस तरह के धान को जो है वो उगाया जा रहा है। इसका खासियत क्या है इस चावल का, कि ये जो है सॉइल प्रोफाइल को जो है वो बेहतर करता है, मॉइस्चराइजेशन करता है सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेस को जो है वो काम करता है, और एडिशनल सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड जो है वो क्रिएट करता है। और किसानों को जो है वो इसको बेच करके भी जो है वो इनकम अपॉर्चुनिटीज जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो इसमें मिलता है, जिससे पशुओं या अन्य चीज के लिए जो चारा बनाया जाता है, जो आर्टिफिशियल चारा आज के डेट में बन रहा है, जो हम लोग देखते हैं ना टीवी वगैरह में ऐड देता है, कपिला पशु आहार, दूध धारा, तो ये सब जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है गायों को या पशुओं को जो है फीड कराने के लिए। तो उन सब चीजों में जो है, उन सब चीजों को प्रोड्यूस करने में इसका ये वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये जो है वो बहुत यूजफुल है, इसको याद रखिएगा, सगुना राइस, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये सब मुद्दे जो है वो बहुत जो है वो हाईलाइटेड हुए हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आने के चांसेस भी जो है वो काफी ज्यादा बनते हैं। तो उम्मीद है कि ये सगुना राइस क्या है ये समझ गए होंगे। और डायरेक्ट प्रश्न इस तरह का रहता है कि सगुन क्या है, राइस है, फल है, कुछ भी इस तरह का प्रश्न जो है वो रहता है एक आध। सर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट और एक नेशनल कुछ बोले थे, ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर,
एक मिशन चल रहा है कि कृषि को जो है कैसे उन्नत और सस्टेनेबल बनाए भारत में, तो उसी के अंतर्गत जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सगुन राइस को। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ा जाए। तो एक जो है वो नया भारत सरकार जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ई सांता। ई सांता, जो सांता क्लॉज वाला सांता होता है ना, वही सांता वाला सांता ही है, SANTA सांता। तो सांता क्लॉज वाला सांता, तो ई सांता नाम का एक वेब पोर्टल जो है वो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो है वो लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये। और ये जो एग्रीकल्चरल एक्वा फार्मर्स हैं, यानी जो मैरीन रिलेटेड जो फार्मर्स है, जो फिश रियरिंग का काम करते हैं, या मैरीन में जो और तरह के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जिसमें क्रैब या ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, या समुद्री रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ फ्लावर्स हो गए, या कुछ और चीजें हो गई जो समुद्र रिलेटेड चीजें हैं, जिनको एक्वा फार्मर्स के नाम से जानते हैं, उनके लिए जो है वो एक वेब पोर्टल जो है ई सांता जो है वो शुरू किया गया है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट का ट्रेडिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो कर सकें, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी जो है वो बहुत कम होती है। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि समुद्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आयोडीन वगैरह के लिए बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। बहुत तरह के ईटेबल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग को नहीं मालूम है, केवल समुद्र के किनारे वाले रहने वाले लोग ही जो है जानते हैं। क्रैब और क्या क्या जो है वो चीजें आती हैं जो कि मैरीन फार्मिंग के अंतर्गत जो है वो, या एक्वा फार्मिंग के अंतर्गत जो है वो चीजें आती हैं। तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो है वो ई सांता जो है वो नाम सा जो है वो एक शुरू किया गया है वेब पोर्टल, या एक्वीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के लिए। और जैसे ई नैम है, जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, वहां पे किसान अपने प्रोडक्ट्स को जो है बेच सकते हैं, उसी तरह जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स है, सॉरी एक्विकल्चरल फार्मर्स हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, जिसका नाम है ई सांता। तो इसका फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और सांता का है सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो यही जो है वो ई सांता का जो है वो फुल फॉर्म जो है वो दिया गया है। तो इसको भी जो है वो ध्यान में रखिएगा कि सांता क्या है। क्लियर है? और कुछ दिक्कत इसमें? इसको लॉन्च किसने किया था सर? इसको लॉन्च जो किया है ये जो मिनिस्ट्री है वो हो गया आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। इसी मैरीन प्रोडक्ट से रिलेटेड, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो फुल फॉर्म पूछा। हाँ फुल फॉर्म हम बता दे रहे हैं। ये फुल फॉर्म जो है ई शांता का, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक के बाद शांता का सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग, AUGMENTING ऑगमेंटिंग, Na यानी सोडियम वाला Na जो सिंबल लिखते हैं ना सोडियम का, CSA फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर। तो ये NACSA जो है वो इसका कुछ सोडियम और उसी सबसे रिलेटेड जो है वो कुछ चीजें आती हैं। इसको हम गूगल चेक एक बार कर लेते हैं कि ये Na से तो सोडियम है, और CSA का क्या फुल फॉर्म आ रहा है इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं।
नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। तो यही इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग एन ए सी एस ए फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर दें क्या? एक्वाकल्चर हम इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग एन ए सी एस ए फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके सर, थैंक यू। हम ग्रुप में भी जो है इसको हम लिख देते हैं। सुने हैं इसके बारे में? साप हरी स्कीम एक लाया गया है। क्या है साप हरी स्कीम? वही संस्कृत वाला जो साप देते हैं हम लोग, वही वाला साप है। कोई बताना चाहेंगे? क्या है साप हरी स्कीम? तो ये जिस तरह का जो है इसका नाम है, उसी तरह का इसका काम भी है, यानी कि सांप को हरेगा। तो ये जो यही मैरिन जो प्रोडक्ट्स हैं और इनका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ से मैरिन प्रोडक्ट जो है इंडिया से जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो है एक जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ अथॉरिटी है, तो वो एक इन प्रोडक्ट्स को जो है वो एक सर्टिफिकेशन देने का काम कर रही है। जैसे हमारा आईएसआई सर्टिफाई करते हैं ना, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट लिए, स्टील वगैरह का प्रोडक्ट लिए, तो तरह कुछ अगर हम लोग मैरीन प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो उसमें कोई हम लोग को अभी तक जो है वो इस तरह का मार्क जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं दिखा था। तो यही सर्टिफिकेशन, इसको साप हरी सर्टिफिकेशन जो है वो इसको दिया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जो सापहरी है ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब कहता है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट्स सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि मानव कंजम्पशन के लिए जो सुपीरियर क्वालिटी फिश प्रोडक्ट्स जो है वो है। तो इस तरह का एक सर्टिफिकेशन देने का काम जो है वो मैरिन प्रोडक्ट्स को जो है वो दिया जा रहा है, जिसको सापहरी के नाम से, सापहरी स्कीम के नाम से जो है वो बोला जा रहा है, ताकि इससे जो है वो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस या गलत तरह के प्रोडक्ट जो है वो परोसे जा रहे हैं, ये सब जो है वो ना हो सके। तो यही जो है वो सापहरी स्कीम है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये मैरिन प्रोडक्ट्स को जो है वो सर्टिफाई करने से रिलेटेड चीज है। सर सुपीरियर क्वालिटी फिर क्या बोले? सुपीरियर क्वालिटी फॉर superior quality of fishery products, superior quality of fishery products suitable for human consumption, suitable for human consumption। superior quality of fishery products suitable for human consumption। क्लियर है? तो मजा आ रहा है कि ये बोरिंग सेक्शन हो गया इकोनॉमिक्स वाला? नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, इंटरेस्टिंग सिर्फ लगता है विशाल ही एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, अच्छा है, मतलब काफी नए कुछ जान रहे हैं तो दिखने में बिजी। और ये सब चीजें जो हैं वो वहां पर आपको एग्जाम हॉल में दिख जाएंगी और जरूर दिखता है, यही सब चीज से जो है वो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है, खास करके जो है वो पीसीएस लेवल पे जो है वो जरूर देखने को मिलता है। जहां पे भी क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाएंगे,
इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसी में हाँ भैया, नेक्स्ट हाँ बोलिए। हाँ बोले, कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट है मैक्स 1407 1407 14 और उसका आधा 7 MACS मैक्स 1407 क्या है ये? बॉडी बिल्डर जितने लोग जिम जा रहे हैं, अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, बाकी जितने लोग जिम जा रहे हैं उनको तो ये जरूर जानना चाहिए। क्या है ये, कोई आइडिया? सोयाबीन का जो वैरायटी है ना शायद। यस एग्जैक्टली, ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है सोयाबीन का, जिसको कि इंडियन साइंटिस्ट ने जो है वो डेवलप किया है। हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है सोयाबीन का, जिसका नाम दिया गया मैक्स 1407। और ये जो है वो जो सब ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं, हम लोग तो जनरली जानते हैं कि सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में जहाँ पे हायर सनलाइट जो है वो रिसीव किया जाता है वैसे स्टेट में, लेकिन इस हाई यील्डिंग जो वैरायटी है मैक्स 1407 है, उसका एक क्वालिटी ये है कि ये थोड़ा सा लेसर सनलाइट वाले एरियाज और मोर ह्यूमिड एरियाज, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, ये वाले जो स्टेट है जहां पे रेनफॉल कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा है, वैसे टेम्परेट एरियाज में भी, वैसे टेम्परेचर वाले एरियाज में भी जो है वो उगाया जा सकता है। अभी तक जो है वो हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जो है छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में जो एमपी से जुड़ा हुआ है वहां सोयाबीन होता था, लेकिन हमारे झारखंड में जो है वो कहीं सोयाबीन का जो है वो प्रोडक्शन जो है वो नहीं देखा गया था। लेकिन ये मैक्स 1407 जो डेवलप हुआ है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और असम, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इन सब जगह पे भी जो है वो उगाए जा सकते हैं। इसका ये क्वालिटी है। और ये जो है इसमें ऑयल कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लगभग 20% ऑयल कंटेंट है, 41% जो है वो प्रोटीन कंटेंट है। तो ये दोनों जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो है वो मात्र 104 दिन में ये फसल जो है वो तैयार हो जाता है। 104 डेज में ये कंप्लीट फसल जो है वो तैयार हो जाता है। तो बहुत अच्छा वेराइटी जो है मैक्स 1407 का जो है वो सोयाबीन का जो है वो भारत में रेडी कर लिया गया है। लगभग 20% ऑयल निकलेगा, तो ये भी जो है वो हमारे ऑयल प्रोडक्शन को जो है वो बहुत बूस्ट करेगा, इनहेंस करेगा। क्या बोला सब मैक्स 1407 1407 जी, MACS मैक्स 1407 MSCS जी। M मुंबई, A अहमदाबाद, C चंडीगढ़, S सूरत, MACS मैक्स 1407 1407। एक तो 14 दिन में सर ये तैयार हो जाएगा। 104 दिन में, 104 डे, लगभग 4 महीना से भी कम, 3.25 महीना कह लीजिए। थैंक यू सर। चलिए एक आध चीजें और हम लोग जो है वो देखते हैं, फिर हम लोग जो है वो अपने उधर वाले में आ जाएंगे। अवार्ड्स वाले को भी करना है कुछ कुछ, वहां पे भी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो मिली हैं। प्रोडक्ट और ये सब का जो ऑनलाइन काम है वो कर सकेंगे। तो ये ई गोपाला ऐप को भी जो है वो ध्यान रखिएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। चलिए तो आज हम लोग जो है इसको यहीं पर रखते हैं, क्योंकि फिर हम लोग को उधर भी देखना है कुछ अवार्ड्स में।
फिर हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन में ही जो है वो कल भी जो है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करंट जो है वो करेंगे, खास करके इसमें हम अभी एग्रीकल्चर सेक्शन से चीजों को उठाए थे। तो आते हैं करंट अफेयर्स में हम लोग जो है वो अवार्ड को लेकर के। तो इसमें सबसे पहले जो है वो 2-3 साल पहले जो है से लेकर के प्रधानमंत्री को जो है वो बहुत सारे अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो उससे रिलेटेड चीजों को भी जो है देखना है। हालांकि इधर रिसेंट में इनको कोई अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री साहब को नहीं दिया गया है, 2-3 साल पहले ही दिया गया है, जो लास्ट दिया गया है। तो फिर भी जो है वो हम लोगों को जानना जो है वो जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जो है वो अवार्ड जो है वो ये दिए गए हैं। तो इसमें जो है वो अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री को लेकर के, तो बहुत सारे देश जो है इनको अपना सर्वोच्च सम्मान जो है वो देते रहते हैं। तो इसमें कि जो हम लोग कल भी जो है एक चर्चा किए थे, क्या था कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था, एक अवार्ड दिया गया था नेपाल का ना, नाकडाउन नहीं भूटान का, सॉरी नेपाल नहीं भूटान का, क्या था नगदग कुछ के लिए था। नाकडाउन पेलजी। एक सेकंड जरा सा मैं चार्जर लगा लूं, बैटरी लो बता रहा है।